नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच संघर्ष पहले की तरह ही जारी है। सियासी लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंच गई है, जिसमें पायलट खेमे को 24 जुलाई तक राहत दी गई है। और इस बीच अशोक गहलोत ने बताया कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीएम मोदी को एक खत लिखा है। गहलोत बताते हैं कि पीएम ये ना कहें कि उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं थी या किसी ने गलत जानकारी दी। अगर वो कभी पीएम से मिलते और राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करते तो वो कहते कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। राजस्थान का माहौल पूरे देश में अपने चर्चा का विषय रहा। वो मुकाबला हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। उसके बीच में आप सरकार को टॉपल करने के लिए हमारे कुछ साथियों को गुमराह करके ले जाओ और हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहती मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा। कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम मैं लिख के भेजूं, मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह इन दिनों केंद्र सरकार पर जुबानी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और संजय सिंह ने विदेशी कंपनियों में भारत में निवेश को लेकर के कहा है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। और इसी के साथ ही चीन और भारत की स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा है कि चीन एक धोखेबाज देश है और भारत सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी संजय सिंह ने यह कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार बेपरवाह है। और क्या कुछ कहा इन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से चीन इस वक्त बदनाम हुआ है पूरी दुनिया में, खास तौर से कोरोना को लेकर, कि कोरोना की बीमारी चीन के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई और इस संकट का प्रमुख कारण चीन है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां वहां से अब निकलकर दूसरे देशों में निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन उसके लिए भारत तैयार है क्या, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है क्या हम उन कंपनियों को भारत में बुलाने के लिए वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा सकते हैं जो उन्हें ज़रूरी है, ये देखना भी महत्वपूर्ण। चीन एक धोखेबाज देश है, हम उससे बार बार धोखा खाते रहते हैं। वो सामने कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ करता है। तो ये चीन का एक रवैया रहा है शुरू से भारत के प्रति, और इसलिए उनकी किसी बात पे भरोसा करने के बजाय हमको ऐसा दबाव बनाना चाहिए कि वो हमारी बातों पे तैयार हों, हमारे साथ जो समझौता हम चाहते हैं भारत के पक्ष में वो समझौता करने के लिए तैयार हों। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत की धरती पर जो जबरन घुसपैठ की कोशिशें उनकी ओर से हो रही हैं, उनको नाकाम करने के लिए भारत की सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की सरकार और कई हमारी राज्य सरकारें कोरोना को लेके बेपरवाह हो रही हैं, वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू से इस बात की तैयारी कर रखी थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमको किन सावधानियों को जीवन में उतारना है, ढालना है, कैसी सावधानी बरतनी है। आज दिल्ली सरकार का जो कोरोना से लड़ने का मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं समझता हूँ वो नियम और तरीके, वो मॉडल दूसरे राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया गया है। बतौर आरोपी मुरली मनोहर जोशी ने सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज करवाए हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ये मुकदमा राजनीतिक द्वेष के तहत लगाया गया है और
आपको बता दें कि अब शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे और सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की है। केरल सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी राजनयिक के नाम पर सोना तस्करी के इस मामले में अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है और इसके साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज करने वाली केंद्रीय एजेंसियों की संख्या 3 हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीमा शुल्क विभाग पहले ही इस मामले में मुकदमे दर्ज कर चुकी हैं और जबकि जांच में आयकर विभाग भी शामिल है। प्रधानमंत्री के भारत में निवेश करने के आमंत्रण पर बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बयान दिया है। सांसद शुक्ला ने कहा है कि पहले भी प्रधानमंत्री निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दे चुकी हैं और इससे भारत में नए अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी के साथ ही राजस्थान की राजनीति पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था, अन्य देशों को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने ये साफ ये कहा कि हम एक आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं। जो मैंने कहा है वो इस आधार पर ये हुआ कि हमारी कहीं से भी लोग किसी पर निर्भरता न रहे। जब यहाँ आकर के कोई अपना उद्योग लगाएगा और सब करेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वह अपना लाभ तो ले जा सकता है, लेकिन अन्य जो टैक्सेज है और सब वो भारत सरकार को मिलेगी, तो इससे भारत को फायदा मिलेगा और आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने उनके संदर्भ में कुछ कहा भी नहीं और प्रधानमंत्री जी की आदत भी नहीं है कि वह कहें। वो किन संदर्भों में मिसलीड की बात कहे हैं, मुझे लगता है कि इस समय उनको शब्दों का चयन कर पाने का थोड़ा भूल वो करते चले जा रहे हैं। जैसे पायलट के लिए जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, आज प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि मिसलीड हो रहे हैं। अभी तक तो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने उनको नहीं कहा। बीजेपी के उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने हाल ही में बॉलीवुड सेलेब्स पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्स का रिश्ता पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा हुआ है और उनके इस बयान पर एक्टर गजेंद्र चौहान का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मीडिया के माध्यम से खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह नोट किया है कि कुछ बॉलीवुड पर्सनैलिटीज के फाइनेंशियल लिंक्स पाक टेरर ग्रुप और आईएसआई एजेंट्स के साथ हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये देश की सुरक्षा का विषय है, ये देश की आर्थिक स्थिति का विषय है और ये जांच का विषय भी है। भारत सरकार और तमाम जांच एजेंसी से ये निवेदन करूंगा कि इसकी तह तक पहुंचा जाए और अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय हिंद। कांग्रेस नेता पोन्नम प्रभाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। प्रभाकर ने कहा है कि रेलवे लाइन आम जनता की लाइफलाइन जैसी है और इसे बेचना देश को बेचने के बराबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी और अंबानी के लिए काम किया है, आम जनता के लिए नहीं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी का सरकार देश में 151 रेलवे लाइन प्राइवेट करने के बाद आज फिर रेलवे स्टेशनों को भी एक्शन में भेजने का डिसीजन किया। ये बहुत गलत है। रेलवे लाइन एक आम जनता का लाइफ लाइन है। ऐसे चीज को भी प्राइवेट करके आप बेचना चाहे तो इस देश को बेचने का बराबर है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप आने के बाद LIC, BSNL और बहुत सारे कोल माइन, बहुत सारे पोर्ट लेके तक प्राइवेट किया है। अब बड़े लोग अदानी और अंबानी के लिए काम करने के लिए लायक के अलावा बेरोजगार यहाँ इस देश में है ऐसे लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। असम और बिहार में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर के NDRF के डायरेक्टर जनरल SN प्रधान का बयान भी सामने आया है। SN प्रधान का कहना है कि बिहार में बाढ़ के हालात नेपाल की तराई में बारिश पर
निर्भर करता है और पिछले 2 दिनों में बारिश ज़्यादा होने के वजह से नदियों में उफान आया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब स्थिति काबू में है, इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, बिहार में क्योंकि वो नेपाल के तराई में जो बारिश होती है या वहाँ से बराज से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उस पर निर्भर करता है कि बिहार में जो उफान, नदियों में उफान आता है तो उस पर निर्भर करता है। और पिछले 2-3 दिनों में ये बारिश काफ़ी हुई है और इसके चलते बिहार के लगभग सभी रिवर सिस्टम्स में उफान आया है, डेंजर लेवल से ऊपर हैं। आप इधर से चलें, गंडक ले लें, बूढ़ी गंडक ले लें, कोसी ले लें, कमला बनाल, महानंदा, हर रिवर ने डेंजर मार्क क्रॉस किया हुआ है, इसलिए पानी का फैलाव काफ़ी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी 21 टीमें काम कर रही हैं वो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। और जो अभी स्थिति बनी हुई है फ़िलहाल ये है कि पानी तो है और लगभग नी डीप पानी कई जगह पर है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में इवैक्यूएशन सिलेक्टिव हो रहा है क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो ये तय करते हैं कि कब उनको कैंप में जाना है और उनको परसुएड किया जाता है। अगर स्थिति गंभीर होती है तभी किया जाता है, तब तक जब तक वो लोग खुद इसको संभाल लेते हैं कि नहीं, हम लोग अभी पानी उतना नहीं है कि हम इवैक्यूएट नहीं है कि उस तरह से हम लोगों को कोई डेस्परेट मेजर लेना पड़े। लेकिन इवैक्यूएशन तब ज़रूरी होता है जब जान पर खतरा आ जाता है और जान पर आफत आ जाती है। वैसी स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, ज़रूर डेथ्स हुए हैं और वो डेथ्स कहीं बहाव से हुए हैं, कहीं बिजली के गिरने से हुए हैं, असम में भी हुए हैं। बिहार में अभी इस तरह का डेथ का रिपोर्ट नहीं है। बड़े स्ट्रे इंसिडेंट्स जैसे स्नेक बाइट, सर्पदंश के एग्जाम्पल्स आए। आज मुजफ्फरपुर में हुआ है, 2 दिन पहले ईस्ट चंपारण में। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि ये एक डबल चैलेंज है, डुअल चैलेंज हम लोग इसको मानते हैं। और इस डुअल चैलेंज को हम लोग इससे भाग नहीं सकते हैं, इसको फेस ऑन, फ्रंटली हम लोग फेस करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई हुई है, स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, पहनावा बदला है, तौर तरीके बदले हैं, प्रैक्टिसेस बदली हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटेशन मेंटेन कर रहे हैं, सभी लोगों को मास्क दे रहे हैं। जहां मास्क नहीं लोगों के पास है तो उनको मास्क आवंटित करके पहले समझा रहे हैं कि कैसे आप बर्ताव करेंगे, कैंप में कैसे ठहरेंगे, जाकर खाना कैसे खाएंगे, जो शौच का जो प्रोसेस है या फिर क्लीनलीनेस के जितने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया। इस पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कहीं न कहीं पहले पूरी दुनिया का चाइना में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेकिन जिस तरह से वुहान से कोविड-19 शुरू हुआ और पूरी दुनिया को उसने गुमराह किया, छिपाए रखा, आज पूरी दुनिया में इसको लेकर के आक्रोश है चाइना के प्रति। और चाइना में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल रहे हैं। और उसमें सबसे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए भारत है। और उन्होंने कल कहा है कि कई क्षेत्रों में भारत इस समय हम सबसे ज़्यादा निवेश का एक अच्छा है। उन्होंने कहा भी कि पिछले 4 महीनों में $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये जहाँ लोग अपनी जान बचा रहे हैं, तमाम मुल्क के लोग ब्रेड बटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ हम इन परिस्थितियों में भी अपनी जान की और जहान की हिफाजत कर रहे हैं और FDI लाने में सफल हो रहे हैं। तो इसलिए कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इस समय दुनिया के WHO ने भी माना कि कोरोना में सबसे अच्छा भारत का प्रयास। और जुड़ी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय न तो कोरोना संभल रहा है और ना ही बाढ़। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बाढ़ की आपदा है, चाहे आसाम के लिए हो, हमारे राज्य के लिए हो, वो कोरोना संक्रमण के मध्य ये आपदा है। कोरोना में 2 गज की दूरी चाहिए। बाढ़ लोगों को जब वो संकट में होते हैं तो एक साथ कहीं ऊंची जगह पर जाकर खड़ा होना पड़ता है। जो प्रबंधन की कमियां हैं
वो मैं अपने राज्य में कल इसी संदर्भ में मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा और उनसे सार्थक पहल की फौरी तौर पर जरूरत बताई, क्योंकि बिहार में कोरोना से ही सरकार लड़ नहीं पा रही है और ऊपर से आई बाढ़ ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई तैयारी नहीं, ना कोरोना संभल रहा है न बाढ़। मैं समझ रहा हूं कि केंद्र को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ सार्थक पहल, वोकल, आत्मनिर्भरता, उसके अलावा आप इंटरवेंशन देखिए, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार हम विदेशी पूंजी के समक्ष, मैं माफी के साथ कहता हूं कि कई दफा हम घुटना टेक रहे हैं। नव उदारवादी आर्थिक प्रस्थापनाओं को पूरी दुनिया में चैलेंज हो रहा है। कोरोना ने नव उदारवादी व्यवस्था के अंतर्निहित फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करके रख दिया। ये वक्त है कि थोड़ा हम वो जो पूरी की पूरी हमारी पॉलिसी है उस पर पुनः चिंतन करें और राज्य, एक कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए आर्थिक नीतियों में। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के कानपुर से। कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास दुबे का चचेरा भाई शिवम दुबे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, शिवम पर भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित है और यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें कई पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, उसी मामले को लेकर के ये बड़ी खबर है। विकास दुबे का चचेरा भाई भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चचेरा भाई शिवम दुबे एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से। विकास दुबे का चचेरा भाई भी अब गिरफ्तार हो गया है। कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास दुबे का चचेरा भाई शिवम दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ को ये कामयाबी हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने ही विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम दुबे को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे का चचेरा भाई शिवम दुबे भी गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि कानपुर में जो मुठभेड़ हुई थी पुलिस के और बदमाशों के बीच, उसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उसके बाद विकास दुबे समेत कई जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर किया जा चुका है। कई की मौत हो चुकी है और कई पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चचेरा भाई विकास दुबे का शिवम दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और आज एसटीएफ की टीम ने शिवम दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, शिवम दुबे पर भी 25,000 रुपये का इनाम है, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विकास दुबे के बाद अब उसके चचेरे भाई विकास दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राशिद, क्या कुछ पूरी जानकारी है, अब क्या कुछ किया जा रहा है शिवम दुबे के साथ? जी बिल्कुल, जैसे बता दें, जैसे विकास दुबे के जितने भी जो गुर्गे थे, जो भी घटना में शामिल थे, उन सभी की जो है पुलिस गहन से तलाश कर रही है। उसमें कई टीमें लगी हुई हैं, जिसको लेकर आज एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिजू थाना कांड का जो दूसरा जो आरोपी था शिवम दुबे, आज उसको एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसकी संलिप्तता कितनी थी, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि ये लोग घटना के समय जिस तरह से उन्होंने 8 पुलिसकर्मी को निर्मम तरीके से हत्या की थी, उसमें लेकर लगातार इनके ऊपर पुलिस की जो दबिश जारी थी। तो आज कई अहम सुराग हो सकता है इसके द्वारा मिल सकते हैं एसटीएफ को। कहां पर ले जाया गया है शिवम दुबे को पूछताछ के लिए? कौन से थाने में रखा गया है या फिर कहीं और ले जाया गया है? जी फिलहाल अभी इनको एसटीएफ अपने पास रखे हुए है। एसटीएफ लगातार इनसे पहले पूछताछ करेगी, क्योंकि इनके जो और भी साथी जो फरार चल रहे हैं और उनके बारे में गहनता से पूछताछ करेगी। अभी इनको किसी थाने में नहीं रखा गया, इनको सीधे एसटीएफ का जो मुख्यालय है वहां पर लाकर इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी अब तथ्य सामने निकल के आएंगे वो एसटीएफ अभी सामने बताएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जी ये एक साबुन की फैक्ट्री है, उसी के मोड़ पे थाना चौबेपुर कानपुर अंतर्गत कानपुर नगर लगेगा और वहां पास इनकी जो गिरफ्तारी जो दिखाई जा रही है वहां पास बताई जा रही है, क्योंकि एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी और उस सूचना के तहत
बताया गया था कि वहां पर शिवम दुबे मिलेगा, तो वहां पर एसटीएफ ने जब दबिश मारी तो वहां पर इसको जो है वहां से अरेस्ट कर लिया गया। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शिवम पर भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित है और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने अपने पास ही मुख्यालय में रखा है और पूछताछ की जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरभंगा सदर इलाके में बरसात के पानी से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि सदर थाना जलजमाव के कारण टापू बन गया है और थाना परिसर में तकरीबन कमर तक पानी भरा हुआ है और जिससे पुलिस वालों को भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले नाव से थाने में आने जाने को मजबूर हैं। पुलिस थाने की गाड़ी किसी तरह से पानी को चीरती हुई निकल जाती है, लेकिन पैदल और बाइक से थाने आने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस किसी तरह से नाव के सहारे अपना फर्ज निभा रही है और लेकिन तस्वीरें सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रही हैं। बरसात के पानी से चारों तरफ से जमा हो गया, थाना में पानी भर गया है। सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है। नाव से हम लोग का आना जाना रोड तक होता है। उसके बाद गाड़ी से जाते मोटरसाइकिल तो निकल नहीं पाती है थाना से सर, तो गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल रहती है, रोड पर लगा देते हैं। इसी वार्ड में रहते हैं। अब ये आज का बात नहीं है, तकरीबन कई वर्षों से इसी तरह से है, लेकिन इस तरफ न नगर निगम का ध्यान आता है, न इस नगर के जो विधायक है उनका कोई ध्यान आता है और विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या विकास है। ये दरभंगा जिला का फेमस जो सदर प्रखंड है और उसके बाद ये दृश्य आप देख सकते हैं कितना भयावह स्थिति है। कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, अगर कोई बाइक जाएगा तो उसका साइलेंसर और इंजन डूब जाएगा, मतलब आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। और ये आज की बात नहीं, कई वर्षों से लगातार होते हुए आ रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें की जाती है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नीरव मोदी हो या कोई मोदी हो, सुशील मोदी हो, इस तरह से आप देख तरह की परेशानी आपको होती है सर। पूरी किसी तरह कोई सुविधा ही नहीं है इस तरफ। आप राशन नहीं लाने जा सकते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, पानी है, आप किस तरह से जाइएगा? भीगा हुआ कपड़ा पहन के बाहर कैसे जाइएगा? फिर आइएगा तो भीग के आइएगा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी की कथित साजिश साबित करने वाले ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की जांच अमेरिका में करवाई जाएगी। सरकार को गिराने के लिए विधायकों की कथित खरीद फरोख्त संबंधी ऑडियो टेप की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हीं सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब ऑडियो टेप सही है हम तो अमेरिकी FSL एजेंसी भेज देंगे और वहां भेजकर वॉइस टेस्ट करवा लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह वायरस वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं और गहलोत ने यह भी कहा है कि उनको चाहिए कि आगे आकर वॉइस टेस्ट करवाएं। यूपी के मथुरा जिले में पुलिस ने बीजेपी की चप्पलबाज पार्षद दीपिका रानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने पार्षद के अलावा उनके पति पुष्पेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। महिला पार्षद पर मथुरा जिले में 17 जुलाई को एक होटल में आयोजित बैठक में नगर आयुक्त पर चप्पल फेंकने का आरोप है और इस घटना के बाद वार्ड नंबर 24 के पार्षद के खिलाफ मथुरा वृंदावन नगर निगम की बैठक में नगर आयुक्त के साथ अभद्रता करने और उनके निजी सचिव के साथ मारपीट गाली गलौज करते हुए सरकारी काम में बाधा डालने में आरोप की शिकायत की गई थी और उसी पर यह कार्रवाई की गई है।
दिनांक 17 जुलाई 2020 को नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नगर निगम की एक बैठक के दौरान हुई घटना के संदर्भ में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संदर्भ में 2 अभियुक्त नामित किए गए थे, एक महिला पार्षद और उनके पति। आज उक्त दोनों अभियुक्तों को गोवर्धन छठीका मार्ग राधा कुंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आज हरियाणा एक कदम और आगे बढ़ गया है। हरियाणा में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया है। हरियाणा के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत रोहतक पीजीआई से की गई है और इस दौरान उन्होंने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की है। जो पहला प्लाज्मा बैंक हरियाणा का स्थापित किया गया है, उसका अंबाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है, स्वस्थ है, 14 दिन के बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनकी हरियाणा में आज तक की अगर संख्या देखी जाए तो 21,000 से ज्यादा है, कि उन लोगों को अपने नजदीकी कोरोना बैंक में जाकर नजदीकी प्लाज्मा बैंक में जाकर ये प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर सरकार, प्रशासन और डॉक्टर्स अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी ब्योत्रा ने अहम जानकारी दी है। ब्योत्रा का कहना है कि कोरोना के मामले देश में बढ़े हैं, लेकिन रिकवरी रेट बाकी देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। आंकड़ों में वृद्धि होने का कारण टेस्टिंग में वृद्धि होना है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग वायरस से संक्रमित हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं है, ये भी संक्रमितों की संख्या में इजाफे का कारण है, क्योंकि वो लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो वो यही कारण है, अब छोटी छोटी जगहों पे, गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, जैसे पर बिहार, वहाँ पे यूपी, झारखंड, इन जगहों में जहाँ से लोग, मध्य प्रदेश, जो लोग यहाँ से गए हैं, जो सिटी से, शायद उनकी वजह से भी जो वो इन्फेक्शन है वो सडनली अब जो फ्लरिश हो रहा है। और नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि टेस्टिंग भी खूब सारी होना शुरू हो गई है। दोनों चीज़ें मिला के इसकी वजह से हमें लग रहा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अगरचे आप देखेंगे लोग जो दाखिल होने हैं, मैं बताऊंगा जैसे दिल्ली में है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने जितने बेड 15,000 बेड बना रखे थे और 70% से ज़्यादा बेड तो खाली हैं पड़े हुए। शुरू में ये तो लोग केस कम थे लेकिन बेड अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि सभी लोगों को इस महामारी से एकदम विचलित थे कि हमें दाखिल कर लीजिए। आज जितने लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब माइल्ड सिम्टम भी जिनके होते हैं, वो दाखिल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए कि नंबर बेशक बढ़ गया है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डेथ रेट्स हैं, बहुत कम हैं बाकी दुनिया भर से, और सीवियरिटी भी बहुत सारे लोगों से दूसरे से कंपेरेटिवली कम है, और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 66 to 7 ऑलमोस्ट % लोग जो हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं इसमें। एक बार फिर एएनबी न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। बलौदा बाजार की खबर हमने अपने खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखाई थी, जहां पर गायों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है और जिले के नगर पंचायत भटगांव के बनाए गए अस्थायी कांजी हाउस गौठान में निरीक्षण करने के लिए अब बिलाईगढ़ एसडीएम वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गायों के लिए जल्द ही छावनी, चबूतरा और पानी की टंकी का निर्माण करने सहित सभी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए।
सुझाव दिया हूँ कि अभी बारिश का समय है, गौठान में कीचड़ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आवंटन होते रहेगा और पैसा भी स्वीकृत होगा, पर उसके पहले ये इसमें मुरुम वगैरह या बढ़िया राबिश डलवा करके इसको सूखा रखें ताकि जानवर रह सके, और उसी प्रकार सेट का निर्माण करें ताकि पानी में जानवर ना भीगे, पानी रह सके। और पैरा के संबंध में चर्चा किया हूँ तो उनका कहना है पुराने हॉस्टल में पैरा रखे हैं, और मैं उसके लिए भी बोला हूँ कि जानवर चूँकि गौठान पे रहेगा तो उसके सूखे स्थल पे पैरा को भी रखें, कोटना का भी निर्माण करें। नल को देखा, नल बह रहा है, कोटना का निर्माण नहीं है, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जमीन आवंटन के बाद। चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चौथे दौर की बातचीत के बाद भी चीन ने फिंगर 5 पर सैनिकों को नहीं हटाया है, और इस पर ओडिशा के बरगढ़ से सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा है कि चीन के इस रवैये को देखते हुए भारतीय सेना को सतर्क होने की जरूरत है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच लगभग 15 घंटे तक बातचीत हुई थी, और इसी दौरान भारत ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रेड लाइन्स के बारे में अवगत करवाया था, और चीन ने सेना हटाने पर सहमति भी जताई थी। China has been consistently violating the actual line of control, and it seems it has become the regular habit of the Chinese army to do it. And particularly after this Galwan incident, there has been very high level talk with China to settle the issue. And as part of the agreement drawn in the meeting of the top commanders of both the countries, the soldiers of both the countries should recede to a particular limit. But it seems China has been again violating that agreement, that understanding. And particularly in all the sensitive border area of East Ladakh, huge number of Chinese soldiers are being deployed. And I think that is again violation of the understanding that has been reached between China and India. And particularly in the Pangong and Pangong 5 area, Chinese army are yet to be withdrawn. So I think India should be very careful while dealing with China, because as our past experience shows, China has always मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, और जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के तहत पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। सीतामऊ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त किया है, और पुलिस ने बताया है कि ट्रक में गेहूं के बीच में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन किया जा रहा था, और इसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक स्विफ्ट और एक ट्रक सहित 31 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सवेरे एक स्विफ्ट कार से 60 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया था। 2 लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे, मान सिंह गुजर और बद्री प्रजापत। इसी के आगे दिन में एक कार्रवाई और हुई है, जिसमें एक ट्रक MP09 R3839, ये इस ट्रक से 31 कुंटल डोडा चूरा और 17,500 किलो गेहूं बरामद हुआ है। गेहूं की कट्टियां आसपास जमाई गई थी, उसके बीच में डोडा चूरा जमाया गया था। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया। कहाँ से ला रहे थे सर ये माल अभी तक, तो किसको देने जा रहे हैं? ये अभी विवेचना में आना शेष है। अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मेमोरेंडम के आधार पर खुलासा किया जाएगा कि कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे। सर जब्त की गई डोडा चूरा और ट्रक और स्विफ्ट की कीमत टोटल कितनी होगी सर? डोडा चूरा जो 31 कुंटल जब्त किया गया है, उसकी कीमत। कोरोना के इस काल में लोगों के साथ उचित दूरी जरूरी है, लेकिन साथ ही जनता के साथ सीधा संवाद भी नहीं रुकना चाहिए। इसी भावना के साथ पुलिस कमिश्नर OP सिंह IPS ने तकनीक का सहारा लेकर संवाद की नई व्यवस्था को कायम किया है। जन समस्याओं की सुनवाई के लिए CP ऑफिस फरीदाबाद में नई व्यवस्था कायम की गई है। कोरोना स्प्रेड के समय में जहां लोगों से उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है,
वहीं जनता से संवाद कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीपी साहब ने अपने दफ्तर में नई पहल की शुरुआत की है। जो लोग शिकायत लेकर सीपी दफ्तर आते हैं उनसे संवाद कायम करने के लिए टीवी, स्पीकर और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीपी साहब अपने ऑफिस में लगे टीवी और स्पीकर के ज़रिए ऑफिस के बाहर आए शिकायतकर्ताओं से संवाद कायम करते हैं। इसमें एसीपी हेडक्वार्टर भी उनके साथ बैठते हैं जो शिकायतकर्ताओं का पूरा ब्यौरा लेते हैं। सभी शिकायतकर्ताओं से फरीदाबाद पुलिस की अपील है कि वो अपनी शिकायत में मोबाइल नंबर ज़रूर रखें ताकि उनकी समस्या का समाधान करके उन्हें सूचित भी किया जा सके। हिमाचल के कुल्लू जिला मुख्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सरकार की तरफ से बस किराए में की गई वृद्धि के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला कुल्लू में भी जिला मुख्यालय के साथ ग्रामीण स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किए गए और माकपा के पार्टी जिला सचिव होतम सिंह सोखला ने यह कहा है कि प्रदेश की जनता कोविड-19 महामारी के कारण संकट के दौर से गुजर रही है। प्रदेश सरकार को जहां राज्य की जनता को महामारी के संकट में राहत देनी चाहिए थी, वहीं उल्टा बस के किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश में सिर्फ एक मुद्दे को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, वो कैबिनेट का जो फैसला है 25% बस किराया। हम इसमें ये बातें सरकार को कहना चाहते हैं, ये साजिश है कि निगम के बहाना लेकर, घाटे का बहाना लेकर बस किराया, क्योंकि आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। आप आज भी देख रहे हैं कोविड-19 का जो कहर है उसके दौर में सरकारी बसें नहीं चल रही है, लेकिन प्राइवेट बसें चल रही है, 100% सवारियों के साथ चल रही है। और ये बस ऑपरेटरों का जो दबाव था, उस दबाव के सामने सरकार झुकी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का हिस्सा बनने के लिए भगवान के ननिहाल की माटी 14 दिन में अयोध्या पहुंच जाएगी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर की मिट्टी लेकर के गुरुवार को गो भक्त मोहम्मद फैज खान पदयात्रा करते हुए अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं और वो 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे ताकि नींव में नानी के गांव की मिट्टी भी शामिल हो जाए। देखिए 500 साल की तपस्या के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने की घड़ी आई है। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास होने वाला है अयोध्या में। भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है ये कौशल प्रदेश, जो आज छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। कौशल प्रदेश के नाम से ही माता कौशल्या का नाम पड़ा। वो इसी भूमि की बेटी हैं, चंदखुरी में उनका जन्म हुआ था। तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से मिट्टी लेकर चंदखुरी से चले हैं कि शिलान्यास में ये भेंट हम देंगे। इसका एक महत्व ये भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का ये ननिहाल है। माँ कौशल्या यहाँ की हैं और माँ कौशल्या को यहाँ के लोग बहन भी मानते हैं। तो उस हिसाब से एक तरीके से राम जी को भांचा माना जाता है। तो ये भांचा भेंट है। एक संदेश ये छुपा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में भगवान श्री राम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भेद नहीं है। तो मोहम्मद फैज खान इसलिए लेकर चल रहा है कि वो अल्लामा इकबाल का वो सिद्धांत कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद।
राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 45,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और इस अवधि में सर्वाधिक 1,129 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी पर सीपीएम नेता वृंदा खरात का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। It is a matter of deep concern, and in fact, India is setting a world record. I think we're number 2 in the whole world today as far as COVID cases are concerned. But unfortunately, as far as our central government is concerned, there seems to be absolutely no strategy, which is reflected in the deafening silence of the Prime Minister on the government strategy to deal with this, and why they are not willing to talk about the stage that we're in, which is clearly a stage of community transmission. And in fact, it is only the Kerala government which is alerting its people, giving them details of which areas in which they are not able to trace. But in the rest of India, the whole strategy is absolutely collapsed. And the other very thing of great concern is the situation of our medical personnel. Everybody is saying that you need to use far greater numbers in all. पिछले महीने हरियाणा के सोनीपत के बड़ौदा थाना क्षेत्र में कांस्टेबल रविंद्र और एसपीओ कप्तान सिंह की हत्या का मामला पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय था, जिनमें अमित नाम के बदमाश का एनकाउंटर करने के दौरान CIA 2 प्रभारी अनिल, साइबर सेल इंचार्ज प्रशांत, ASI मनदीप और हेड कांस्टेबल राजेश को बदमाश अमित ने चाकू मारे थे। और करीब 20 दिन के रेस्ट के बाद सोनीपत पुलिस के ये जवान अब अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी के ग्रामीण क्षेत्र में अन्ना पशुओं से ग्रामीण भारी परेशान हैं और अन्ना पशु खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे लेकर के किसान अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। और बता दें कि सरकार की ओर से सरकार ने जो आवारा पशु हैं उनके लिए गांवों में गौशालाओं का निर्माण भी करवाया है और जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायतों के सुपुर्द की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। और किसानों की लगातार आ रही शिकायतों को लेकर के झांसी के मौरानीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्भौरी का जब रियलिटी टेस्ट किया गया तो देखा खेतों में गौवंश फसल खा रहे हैं। और इस बारे में जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गौशाला से गौवंश को सुबह छोड़ दिया जाता है और रात में गौशाला में बंद कर दिया जाता है। आज हम झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत ग्राम बम्भौरी गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर किसानों की बड़ी ही समस्या देखने को मिल रही है। यहां पर किसानों की बड़ी मारामारी हो रही है। यहां पर किसानों ने बड़ी मुसीबत के साथ अपनी फसल को बोया हुआ है, लेकिन किसान यहां पर देखा जाए तो गौ जानवरों को लेकर यहां पर भारी चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। रात दिन मेहनत करते हैं अपनी खेती को रखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जानवरों की वजह से पूरी फसल यहाँ पर चौपट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, मैं इनसे यहाँ पर पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या स्थिति है उनकी फसल की और क्या कैसे वो लोग यहाँ पे रखवाई कर रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? आपका प्रकाश चंद्र। दादा, आपका जो यहाँ पे किस गांव से हैं आप? बम्भौरी गांव में इतने जानवर आपके यहाँ पे जो फिर रहे हैं, कैसे आप फसल को रखा रहे हैं? नहीं है, जब रखा 24 घंटा। कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं आपके जानवर? गौशाला में। तो आपके यहाँ जो गौशाला बनाई गई है तो उसमें क्या जानवर नहीं पड़ते हैं? नहीं पड़ते आप? नहीं पड़ते हैं, रात में बैठ देते ही कछू नहीं बैठते, हम लोग बैठते हैं। तो आपके यहाँ पे जो इतनी फसल है, इतनी यहाँ पे आप लोगों ने इतनी मेहनत की कि यहाँ पे बोई है, तो इसकी रखवाई के लिए कैसे आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अरे अब रात दिन जगह सब, रात दिन फिर रहे, लूले कांटे लग रहे सब हो के लिए भी तो खा ली हमारी फसल साहब। फसल यहाँ पे लोगों की खाली गई है, रात दिन यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे अपनी फसल रखाने के लिए। बात करें यहाँ पर मऊरानीपुर की झांसी की, तो यहाँ पे किसान रात दिन मेहनत करके यहाँ पे अपने यहाँ पे फसल को रखा रहे हैं। योगी जी ने बड़ी ही अपनी मेहनत का हर गांव में गौशाला बनाई है कि
जानवरों को गौशाला में रखा जाए, लेकिन यहाँ के ग्रामीण गौशाला में न रखते हुए अपने यहाँ को जानवरों को खुला छोड़ दिया है, जो जिससे किसान यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। एक और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे किसान खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? किशोरी लाल जी, जो आपके यहाँ पे है फसल की क्या स्थिति है अभी? फसल की साहब स्थिति क्या है, तो वैसा मानसून इतना कमजोर हो रही और बड़ी मेहनत से जो बोया हुआ है रखा है, तो जानवर के रखा नहीं पा जाते, मेहनत कहते हैं हाँ बिच्छू कांटे सबसे मरते जीते हैं, दिखाते हैं जानवर की पैसा। जानवरों से आप लोग परेशान हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे गौशाला बनाई है उसकी क्या स्थिति है रखने की? गौशाला में जिस स्थिति कोई जानवर नहीं बैठता है, प्रधान जी उसको बैठ नहीं देते हैं और काते के रात में बैठ दो, बड़ी सुबह निकाल देते हैं और रात नहीं बैठते। हम ही लोग बैठ रहे हैं जहाँ तब बैठते हैं ना, तो उनके आदमी जो काय कहता लगे बेड़ नहीं बैठते ना, इधर निकालते हैं खाली निकालते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आई आप लोगों को जानवरों की सर। और आपके यहाँ पे फसल की क्या स्थिति है अभी इस समय? फसल की स्थिति सर अब हाल तो सही है, लेकिन अगर मानसून थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन अगर है तो ईश्वर की कृपा मानसून अगर कमजोर है तो वहाँ ठीक गड़बड़ हो जाएगी, सूख जाएगी फसल, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बता रहे हैं किसान के यहाँ पे फसल कुछ अभी यहाँ पे देखने को सही है, लेकिन कमजोर यहाँ पे नजर होती आ रही है। अगर मानसून और खराब होता है तो फसल यहाँ पे पूरी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे किसान जानवरों से बहुत परेशान है, यहाँ पे जानवरों ने पूरी फसल को नष्ट कर रखा है। यहाँ पे काफ़ी जानवर फिरते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन लोग बाग यहाँ पे परेशान है। अगर आफत और आती है प्रसाद पानी की यहाँ पे, तो फिर और फसल बर्बाद हो जाएगी। झांसी से एनबी न्यूज़, धर्मेंद्र सिंह परिहार। हैदराबाद के तेलंगाना में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया और शहर में गुरुवार सुबह करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी झोपड़पट्टियों में बारिश का भर गया और लोगों के घरों तक भी पानी चला गया। बता दें कि हर साल बारिश के मौसम में पानी बड़े पैमाने पर जमा हो जाता है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ दमन चक्र चलाने वाले चीन ने अब ईसाइयों के खिलाफ तानाशाही फरमान जारी किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आदेश दिया है कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग अपने घरों से जीसस की तस्वीर और क्रॉस को हटाकर राष्ट्रपति जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ से तुंग की फोटो लगाएं। और एक खबर के मुताबिक चीन पहले से ही धार्मिक आज़ादी को कुचलने के लिए बदनाम रहा है और इस आदेश के पहले ही सरकार ने हुबेई, जियांगसू, झेजियांग और अंशुई समेत कई राज्यों में स्थित हजारों चर्चों से जीसस की तस्वीरों और क्रॉस को हटवा दिया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चीनी सरकार के आदेश पर कई चर्चों में तोड़फोड़ भी की गई है और चीन में ईसाइयों की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। भारतीय विदेश मंत्री के गुटनिरपेक्ष वाले बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विनबिन ने यह कहा है कि भारत को चीन दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश मानता है जो अपनी एक स्वतंत्र राजनयिक नीति अपनाने में सक्षम है। विनबिन ने यह भी कहा है कि भारत क्षेत्रीय शांति कायम करने और वैश्विक मामलों में सकारात्मक रोल अदा करने में सक्षम है। और विनबिन का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। जयशंकर ने सोमवार को एक वर्चुअल प्रोग्राम में कहा था कि गुटनिरपेक्ष होना अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन भारत कभी किसी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत इस वक्त तीनों सेनाओं खासकर वायु और थल सेना को पूरी मजबूती देने की कोशिश में है। यही कारण है कि 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइलें भी खरीद रही है। और बता दें कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों को तत्काल खरीदारी के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत हवा से सतह पर लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर मार करने वाली हैमर मिसाइल का आदेश दिया जा रहा है और हैमर मिसाइल की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इसे लेकर के सरकारी अधिकारियों ने यह कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने हमारे राफेल लड़ाकू विमान के लिए एक छोटे नोटिस पर उन्हें आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है।
ट्रंप सरकार के ह्यूस्टन स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश के बाद चीन ने भी पलटवार की धमकी दे दी है और इस धमकी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन किसी और मुगालते में न रहे, हम अमेरिका में चीन के अन्य कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं और ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी कि दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है। और दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट शुक्रवार शाम 4 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं और अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने यह कहा है कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आरोप है कि चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था। पंजाब के खेल मंत्री राणा सोढ़ी ने पैरा एशियन खेल के कांस्य पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए बांटे हैं और पावर लिफ्टर परमजीत कुमार, शॉटपुटर खिलाड़ी मोहम्मद यासिर और बैडमिंटन खिलाड़ी राजकुमार ने जकार्ता पैरा एशियाई खेल में कांस्य पदक जीते थे। और खेल मंत्री ने कहा है कि पदक विजेताओं को सितंबर महीने तक करीब 5 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे और तीसरे पैरा एशियाई खेल के पदक विजेताओं को मान्यता देते हुए और पदक विजेताओं को नगद राशि देने की राज्य सरकार की वचनबद्धता को पूरा करते हुए पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने आज पैरा एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि के साथ सम्मानित किया है। तो जो खिलाड़ी जीत कर आए थे उनको सम्मानित किया गया है। ये पैरा एशियन खेल के पदक विजेता खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित राशि दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के रामगंगा पार खेत में बुग्गी घुस जाने को लेकर के लालबाग पुलिस चौकी के सामने घोसियों में संघर्ष हो गया और इस दौरान पथराव और फायरिंग होने से 2 लोग जख्मी भी हो गए। भारी पुलिस बल मौके पर है और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। दिल्ली की बादली विधानसभा के भलसवा गांव का पशु चिकित्सालय बहुत ही दयनीय और जर्जर हालत में है और काफी समय से अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। पिछले 1 दशक से पशु चिकित्सालय की हालत ऐसी है कि इसमें कोई भी अपने जानवरों को लेकर नहीं पहुंचता है और डॉक्टर भी यहां पर केवल मजबूरी में ही आते हैं। जबकि दिल्ली सरकार के बादली इलाके में विकास के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इन दावों से बिल्कुल अलग है और पशु चिकित्सालय के अंदर बड़ी बड़ी घास उगी हुई है और नालों का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई भी स्थानीय निवासी अपने जानवरों का इलाज करवाने के लिए इस अस्पताल में नहीं पहुंचता। सरकार जो ये पीडब्ल्यूडी के अंदर नाले आते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा। दिल्ली सरकार के यहाँ का जो विधायक है आम आदमी पार्टी का अजय यादव जी हैं, उनके लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ की पब्लिक ने किया है, कई बार कंप्लेंट भी किया है, परंतु कभी नहीं आते इधर। इसकी हालत भी हम देख रहे हैं बहुत जर्जर है, दीवारें भी टूटी हुई है, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकता है। जब मैं कह रहा हूँ पशु हॉस्पिटल डॉक्टर साहब जितने हैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आते हैं और यहाँ इलाज कराने भी जो आते हैं ना डॉक्टर क्या नाम है गाय भैंसों का, वो भी परेशान है क्योंकि ये सारा नाले का पानी हॉस्पिटल में जा रहा है। चारों तरफ से पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे कोई, न पूरे इलाके में निकासी नहीं है और यहाँ का पानी का निकासी भी थोड़ी कहने तो झील बेकार कर रखी है, सारा नाला झील में जा रहा है। अच्छा। जो टूर जीएम के अंदर आती है झील, टूरिस्ट भी बंद हो गए आना जाना। क्या लग रहा है आपको कि ये कितनी पुरानी समस्या है और इसका समाधान किस तरीके से हो पाएगा? 10 साल से यही समस्या हो रही है यहाँ पर। अच्छा। इस नाले की बहुत बुरा हाल है, आप खुद आकर के देख सकते हो। रोड पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रोड की वजह से बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। रोड के चारों तरफ से रोड बेकार हो रहे हैं, नाले बेकार। क्या ये जो पशु चिकित्सालय इसके अंदर जो पानी बाहर से आ रहा है उसकी निकासी के लिए भी कभी बात की गई निगम पार्षद या फिर विधायक से? देखो जी, विधायक से भी कहा गया है कि इसका अगर ये पंप लगा दिया जाए नाले का पानी का, नाले में पंप लगा करके अगर बड़े नाले में फेंका जाए तो पानी की निकासी दूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक दर्दनाक हादसा हो गया और SCCL खुसमुंडा खदान में तेज बारिश के कारण भूस्खलन से एक ठेका कामगार की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई और जबकि 5 श्रमिक बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला और वहीं एक फंसे मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम में बिलासपुर और कोरबा की टीम लगाई गई। प्रबंधन की लापरवाही से मौत का 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरा मामला है। मंगलवार को भी कोयला की
आग बुझाने गए कर्मी की अचानक से मौत हो गई थी। लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर महज खानापूर्ति ही चल रही है। कोविड-19 के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सील किए गए इलाके में भी आम दिनों के जैसी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर लोगों की भीड़ है। कोरोना संक्रमण का खतरा भी ऐसी स्थिति में बढ़ रहा है और इन दिनों नगर में शराब की दुकान पर भीड़ तो है ही, यहाँ पर नाबालिग बच्चे से भी काम करवाया जा रहा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज़ पर।